हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है फिर से एक बार आपको हमारे इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग साइंस के ऑब्जेक्टिव प्रश्न के ऊपर बात करेंगे। यह मैं आपको कुल मिलाकर 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को पूछूंगा, साथ में आपको भी जवाब देना है। और अंतिम में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके 30 में से कितने सवालों के सही जवाब हो पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है, वैज्ञानिक आद्रे मैरी एम्पियर किस देश से संबंधित है। ठीक है, वैज्ञानिक आद्रे मैरी एम्पियर किस देश से संबंधित है। तो ये जो है इंग्लैंड से संबंधित है, या फ्रांस से, या फिर नीदरलैंड से, या फिर भारत से। तो देखिए, वैज्ञानिक आद्रे मैरी एम्पियर जो है ये कहाँ से संबंधित है, किस देश से। ये जो है फ्रांस से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि पवनों का देश कहा जाता है। पवनों का देश भारत को कहा जाता है, फिनलैंड को कहा जाता है, डेनमार्क को कहा जाता है, या फिर अमेरिका को कहा जाता है। तो दोस्तों, पवनों का देश जो है ये किसको कहा जाता है, डेनमार्क को कहा जाता है। तो देखिए, अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि इस तरह का वीडियो मैं लगभग लाता ही रहता हूँ। तो देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा नंबर का कहना है कि चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होते हैं, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होते हैं परिणाम, होते हैं दिशा, होते हैं, यानी कि सी नंबर का कहना है ए और बी, यानी कि परिणाम और दिशा दोनों होते हैं। और डी का कहना है कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें परिणाम और दिशा दोनों होते हैं, यानी कि ए और बी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन का कहना है, नाइक्रोम में कौन कौन से तत्व होते हैं। नाइक्रोम में कौन कौन से तत्व होते हैं। निकेल एवं क्रोमियम। दूसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन एवं कार्बन। तीसरा है निकेल एवं कार्बन। और चौथा ऑप्शन है नाइलॉन एवं क्रोमियम। तो बताइए यहाँ पर कि नाइक्रोम में कौन कौन से तत्व होते हैं। तो दोस्तों, नाइक्रोम में जो होते हैं निकेल एवं कार्बन, ये दोनों तत्व होते हैं, निकेल एवं कार्बन होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन का कहना है, इलेक्ट्रॉन का कितना आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जो है ये कितना आवेश होता है। 1.6 गुना 10 पर पावर 19 कूलम। दूसरा ऑप्शन है 0.16 गुना 10 पर पावर 19 कूलम। तीसरा ऑप्शन है 16 गुना 10 पर पावर -19 कूलम। और अंतिम ऑप्शन है 1.6 गुना 10 पर पावर -19 कूलम। तो दोस्तों, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर जो है 1.6 गुना 10 पर पावर -19 कूलम होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, छठा नंबर क्वेश्चन आपका, कि जूल बट्टा कूलम। ठीक है, जूल बट्टा कूलम किसके बराबर है। ओम के बराबर है, वोल्ट के बराबर है, एम्पियर के बराबर है, या फिर किलोवाट हावर के बराबर है। तो जूल बट्टे कूलम किसके बराबर होता है। तो जूल बट्टे कूलम जो है वो किसके बराबर होता है, वोल्ट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, वोल्ट के बराबर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सातवां नंबर क्वेश्चन का कहना है कि विभवांतर का एसआई मात्रक है। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। ओम होता है, कूलम होता है, वोल्ट होता है, या फिर एम्पियर होता है। तो दोस्तों, विभवांतर का जो है एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन का कहना है, विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहते हैं। विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। मानोमीटर कहा जाता है, वोल्टामीटर कहा जाता है, ओमीटर कहा जाता है, या फिर वोल्ट मीटर कहा जाता है। तो दोस्तों, विभवांतर को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है, वोल्ट मीटर कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा और दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा, ताकि उसको भी हेल्प मिल पाए। तो चलिए 9 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, शक्ति का एसआई मात्रक है। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। ठीक है, ऑप्शन है आपके सामने न्यूटन, वोल्ट, वाट, या फिर जूल। तो बताइए शक्ति का जो है एसआई मात्रक क्या होता है।
तो दोस्तों शक्ति का ऐसा ही मतलब क्या होता है, वाट होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 10वां नंबर सवाल की ओर चलते हैं। 9 नंबर तक तो हम लोग जान गए हैं। ठीक है, 10वां नंबर सवाल है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होता है या फिर काल्पनिक होता है, या फिर कभी वास्तविक तो कभी काल्पनिक होता है, इनमें से कोई नहीं होता है। तो बताइए समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, काल्पनिक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन का कहना है कि किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, अवतल दर्पण से बनता है, समतल दर्पण से बनता है, उत्तल दर्पण से बनता है, या फिर सभी प्रकार के दर्पण से बनता है। तो बताइए किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब कब बनता है, कौन सा दर्पण से बनता है, तो ये हो जाएगा अवतल दर्पण से बनता है, यानी कि किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब समतल दर्पण से बनता है। ओके, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन का कहना है कि हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, हजामत मतलब दाढ़ी बनाने में प्रयोग किया जाता है, कौन सा दर्पण का, उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का, समतल दर्पण का, या फिर उपयुक्त तीनों में। यहाँ तो आप लोग जानते होंगे 100% की हजामत बनाने के लिए यानी कि दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो दाढ़ी बनाने के लिए जो है वो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन का कहना है 13 नंबर क्वेश्चन कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है। निकट दृष्टि दोष अगर किसी व्यक्ति को हो गया है तो वह व्यक्ति जो है वो कौन सा लेंस का प्रयोग करेगा, उत्तल लेंस का प्रयोग करेगा, अवतल लेंस का प्रयोग करेगा, बेलनाकार लेंस का, या फिर उत्तल एवं अवतल यानी कि द्विफोकल लेंस का प्रयोग करेगा। तो बताइए निकट दृष्टि दोष जिस व्यक्ति को हो गया है तो वो व्यक्ति कौन सा लेंस का प्रयोग करेगा, तो देखिए वो व्यक्ति जो है अवतल लेंस का प्रयोग करेगा। किस लेंस का प्रयोग करेगा, अवतल लेंस का प्रयोग करेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन का कहना है कि धारा मापने के यंत्र को कहते हैं, यानी कि धारा मापने वाले यंत्र को आमीटर कहा जाता है, वोल्ट मीटर कहा जाता है, कूलम कहा जाता है, या फिर एम्पियर कहा जाता है। तो बताइए धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है, फटाफट बताइए कि धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों धारा मापने वाले यंत्र को जो है आमीटर कहा जाता है। कौन सा मीटर कहा जाता है, आमीटर कहा जाता है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन का कहना है कि डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, दिष्ट धारा प्राप्त होती है, प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त होती है, या फिर दोनों धारा प्राप्त होती है, इनमें से कोई नहीं। तो डायनेमो से जो है कौन सा धारा प्राप्त होता है, डिस्ट धारा भी प्राप्त होता है, प्रत्यावर्ती धारा भी प्राप्त होता है, यानी कि एसी करंट और डीसी करंट दोनों प्रकार के करंट प्राप्त होती है। किससे, डायनेमो से प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन का कहना है कि आवेश का मात्रक है, आवेश का मात्रक है, कूलम है, वाट है, एम्पियर है, या फिर वोल्ट है। तो बताइए आवेश का मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों आवेश का मात्रक जो होता है वो क्या होता है, कूलम होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन का कहना है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो बताना है इन चारों में से नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, कोयले से प्राप्त ऊर्जा है, या फिर प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा है। तो दोस्तों नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत जो होता है वो कौन सा होता है, सौर ऊर्जा यहाँ पे होगा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत। ठीक है, तो चलिए 18 नंबर क्वेश्चन का कहना है कि इनमें से कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है, यानी कि इन चारों में से ऐसा कौन सा मतलब कि पदार्थ है जो कि अधातु है फिर भी वो क्या होता है, चमकीला होता है, यानी कि धातु के गुण होते हैं। कार्बन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। जल्दी बताइए कौन सा हो जाएगा दोस्त, अधातु होते भी चमकीला होता है वो कौन सा हो जाएगा, आयोडीन हो जाएगा। इनमें से जो अधातु होते हुए भी उसमें धातु के गुण पाए जाते हैं यानी कि चमकीला होता है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन का कहना है यानी कि 19 नंबर का कहना है कि कार्बन की परमाणु संख्या होती है, कार्बन यानी कि C। ठीक है, कार्बन का परमाणु संख्या क्या होता है, 2 होता है, 5 होता है, 6 होता है, या फिर 8 होता है। तो कार्बन का परमाणु संख्या जो होता है वो कितना होता है, 6 होता है। ठीक है ना, तो चलिए 20 नंबर क्वेश्चन का कहना है Pb प्लस CuCl2 से जो है अभिक्रिया होने के बाद PbCl2 प्लस Cu, ठीक है, उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया है, यानी कि ये कौन सा रासायनिक अभिक्रिया होगा।
तो ये विस्थापित अभिक्रिया होगा, वियोजन अभिक्रिया होगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए Pb प्लस CuCl2 के अभिक्रिया के बाद PbCl2 बनता है प्लस Cu बनता है, तो ये कौन सा रासायनिक अभिक्रिया है? तो ये जो है विस्थापन अभिक्रिया है। कौन सा अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया। ओके, तो चलिए अगला क्वेश्चन का कहना है कि लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। यानी कि लोहा से, ठीक है, जिंक को लेपित करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? संक्षारण कहा जाता है, गैल्वनीकरण कहा जाता है, या फिर पानी चढ़ाना, या फिर द्वितीयुक्त अपघटन कहलाता है। तो दोस्तों लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को गैल्वनीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गैल्वनीकरण। ठीक है, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन का कहना है जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन कौन अभिक्रिया कर रहा है? जस्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है? दोनों के अभिक्रिया होने से जो है कौन सा गैस बनता है? तो जल्दी बताइए। CO बनता है, N2 बनता है, H बनता है यानी हाइड्रोजन, या फिर SO बनता है। तो बताइए जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है? तो कौन सा गैस बनेगा? हाइड्रोजन गैस बनेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन का कहना है यहाँ पर 23 नंबर का कहना है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है? यानी कि इन चारों में से सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील कौन सा है? Cu है, Ag है, या फिर Hg है, या फिर Au है? तो बताइए निम्न में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है? तो कौन सा हो जाएगा? कॉपर जो है यानी कि Cu जो है ये सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। ठीक है, तो चलिए 24 नंबर का सवाल है कि निम्न में से कौन अधातु है? यहाँ पर पहचानना है कि कौन जो है अधातु है। Fe है, C है, Al है, या फिर Au है? निम्नलिखित में से कौन अधातु है? इन चारों में से कौन सा अधातु हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर जो है C यानी कि कार्बन जो है ये क्या है? अधातु है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन का कहना है कैल्शियम यानी कि Ca की परमाणु संख्या, कैल्शियम Ca की परमाणु संख्या 12 है, 13 है, 19 है, या फिर 20 है? कैल्शियम यानी कि Ca इसका परमाणु संख्या जो होता है वो कितना होता है? 20 होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन का कहना है सिलिका क्या है? सिलिका क्या है? सिलिका धातु है, अधातु है, उपधातु है, या फिर कोई नहीं? तो सिलिका जो है ना तो धातु है, ना तो अधातु है, ना ही उपधातु है, यानी कि कोई भी नहीं, यानी कि इन ऑप्शन में से कुछ भी नहीं है ये सिलिका। ठीक है, चलिए 27 नंबर क्वेश्चन का कहना है कि नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? 1 होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, या फिर 4 होते हैं? तो नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो कितने होते हैं? 3 होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन का कहना है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO3 होता है, Mg इंटू HCO3 इंटू 2, या फिर Ca इंटू HCO3 इंटू 2, या फिर चौथा ऑप्शन है Mg इंटू CO3 इंटू 2। ठीक है, तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है इन चारों में से? तो दोस्तों संगमरमर का रासायनिक सूत्र जो होता है CaCO3 होता है। ठीक है, क्या होता है? CaCO3। चलिए 29 नंबर सवाल का कहना है कि सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र है। सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र Na2CO3, या फिर NaHCO3, या फिर Na2CO2, या फिर NaCl? यानी कि सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र इन चारों में से कौन सा हो जाएगा? तो सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र जो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि Na2CO3 होता है। ठीक है, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र होता है। ओके, अंतिम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अंतिम क्वेश्चन का कहना है बॉन्ड CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? बॉन्ड CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? कीटोन कहते हैं, एल्डिहाइड कहते हैं, या फिर अल्कोहल कहते हैं? इनमें से कोई नहीं। बॉन्ड CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहा जाता है? एल्डिहाइड कहा जाता है।
तो दोस्तों यहाँ पर हमने आपको कुल मिलाकर 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आपके सामने प्रस्तुत किया। तो बताइए आपके इन 30 में से कितने सवालों के सही जवाब हो पाए, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, हो सके तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाजत दें। जय हिंद।